नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार और देखिए हम लोग अब आ गए हैं संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। यहाँ से क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप का नहीं आएगा, लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन आता है, हमेशा अक्सर आता ही रहता है, लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन आता है आप हमेशा देखते होंगे कि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकल के आता है हमेशा। यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस हो, अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यहाँ पे ऐसी ही चीजें हमेशा आपको देखने को मिलेंगी। मैं इस बार इस बात पे इसलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि पढ़ने के तरीके को आप समझ सकें। राइट, पढ़ने का तरीका क्या है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कुछ भी दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजें कवर की थी, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, और सॉरी यहाँ मौलिक अधिकार हम लोगों ने कवर नहीं किए थे, सॉरी, हाँ ये वाला पोर्शन था। यहाँ पे हम लोगों ने ये सब चीजें देखी कि सबसे लंबा संविधान क्या होगा, संविधान सबसे लंबा कौन सा है, स्रोत क्या क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के, नम्यता अनम्यता मतलब कितना इजी तरीके से इसको अमेंड किया जा सकता है, कितनी इजी तरीके से अमेंड नहीं किया जा सकता है, इन सारी चीजों को हमने देखा। इसमें यूएसए और यूके के संविधान को भी हमने उठा के देखा और एकात्मकता की तरफ इसके झुकाव को हमने देखा, सरकार का संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा और संसदीय सर्वोच्चता यानी जो पार्लियामेंट की सर्वोच्चता है और न्यायिक सर्वोच्चता, इसमें समन्वय एक स्थापित है। इन सब चीजों को देखिए यहाँ पे हम लोग चीजें थोड़ी थोड़ी ये देख रहे हैं, साइलेंट फीचर्स हैं ये कुछ संविधान के। जब किसी देश का संविधान बनता है तो ये चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि वहां की संस्कृति कैसी है, वहां का भूगोल कैसा है, भूगोल से संस्कृत पे असर जाता है और संस्कृत पे जब असर जाता है तो लोगों के रहने खाने ओढ़ने पहनने, उनकी क्या मांगे हैं और क्या क्या उनका खान पान है, बहुत सारी चीजों पे उसका असर रहता है। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया और हमने ये भी देखा इन सारी वजहों से संविधान जो था थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा बन गया। हम लोगों ने ये भी पहले देखा कि कितने छोटे, मोनाको एक देश के बारे में हमने बात की थी आपसे, बहुत छोटा सा संविधान 3 पेज में मात्र लिखा गया, जबकि यूएसए का संविधान इतना छोटा कि मात्र 7 आर्टिकल उसमें हुए, ठीक, और बहुत महज आधे घंटे में उसको पढ़ा जा सकता है। बट भारत के संविधान के साथ में ऐसी चीजें नहीं थी। इसलिए चलिए ये सब चीजें हमने पूरी कर ली। आगे के पॉइंट पे मैं आता हूं आज से, यहाँ पे इनको अभी खत्म कर लेंगे। और इनको पढ़ने का आशय ये नहीं है जैसे कि अगर मैं फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे मौलिक अधिकार लिखा है, मैं फंडामेंटल राइट्स आपको पूरे बैठ के पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। केवल मैं ये बताने की कोशिश करूंगा संविधान के फीचर्स हैं और ये क्यों आए और इनके आने के प्रावधान के पीछे कारण क्या थे, इन सारी चीजों की चर्चा करूंगा। आपकी एक सोच विकसित हो जाएगी इसके साथ में। चलिए मैं आता हूं फंडामेंटल राइट्स, ये मैंने करा दिया था, आपको बता दिया था, ठीक। फिर सॉरी, या मौलिक कर्तव्य यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है। अब देखिए हमेशा आप एक चीज याद रखें, जब स्वतंत्रता मिली हम लोगों को तो स्वतंत्रता जो है उसमें केवल ये चीज नहीं है कि आपको केवल अधिकार दिए जाएंगे। स्वतंत्रता का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है, फ्रीडम बिल्कुल ये नहीं है कि आपको केवल अधिकार ही अधिकार मिलेंगे, आपके कोई कर्तव्य नहीं होने चाहिए। हालांकि ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये संविधान में थे ही नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसको डाला गया। एक कमेटी बनाई गई, स्वर्ण सिंह कमेटी, उसकी कुछ सिफारिशें थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर उसकी चर्चा जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज जब हम पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी छोटी छोटी चीजें समझते हैं कि जब आपको अधिकार मिला है कोई, और अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप देश के लिए अपनी चीजें केवल लेते ही रहें, देने के लिए आपके पास कुछ नहीं हो। जैसे स्वतंत्रता बिना कर्तव्य के ही बेकार है, वैसे अधिकार भी बिना कर्तव्य के बेकार है। अगर कर्तव्य आपके निर्धारित नहीं किए गए और आपको केवल लेना ही लेना है तो एक ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है जो अच्छे हैबिटेट के रूप में विकसित हो सके, ठीक, अच्छे आवास के रूप में विकसित हो सके, ऐसी चीजों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी बनी और स्वर्ण, यहाँ पे कहाँ गया मेरा ये, राइट यहाँ पे हो गया, इसको मैं एक बार यहाँ पे लेके आता हूँ। ये तो स्वर्ण सिंह जब कमेटी बनी, स्वर्ण सिंह कमेटी की कुछ सिफारिशें थी, उसी समय इमरजेंसी लागू थी और इमरजेंसी के दौरान ही एक अमेंडमेंट किया गया जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यह है 42वां संविधान संशोधन 1976 को, ठीक। अब 1976 को जब ये संशोधन किया गया तो ये इतना विस्तृत संशोधन था, अमेंडमेंट इतना बड़ा था कि इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं कहीं पे लिख के इसको दे देते हैं, ठीक। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया इसलिए। अब देखिए इसमें कुछ एक चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। कुछ कर्तव्य इसमें डाले गए, वो कर्तव्य कौन कौन से हैं। एक चीज मैं और बता दूं, एक बार 1976 में जब ये मौलिक कर्तव्य आए, इसके बाद में एक कर्तव्य एक और ऐड किया गया। कब ऐड किया गया, तो
86वां संविधान संशोधन होता है सन 2002 में। ठीक, याद रखना, मतलब इसको 84 को का मल्टीप्लाई आप 2 में करिए, प्लस 2 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये आ गया 86वां। आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य जो थे ये संविधान में थे ही नहीं, तो इसके लिए एक नया पार्ट डेवलप करना पड़ा। पार्ट था 4A। ठीक, और पार्ट के साथ में एक नया आर्टिकल भी जोड़ना पड़ा, तो वो था 51A। राइट, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, अब देखिए यहाँ पे जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन निकल के आता है तो हमेशा आप फंसते हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य है। मैं आपको ऐसे कुछ पढ़ के बताता हूँ। जैसे कि प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व होगा कि वह भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रगान और भारत के भारत की राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्र ध्वज का क्या करे, आदर करे। तो जब आपके पेपर में कभी भी लिखा हुआ आता है तो वहां पे एक जानबूझ के एक मिस्टेक की जाती है। वो मिस्टेक ये है, वहां पे लिखा जाता है भारत के संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज की रक्षा करे। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि रक्षा करनी है, हाँ रक्षा करना भी तो ठीक ही है, रक्षा नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा, ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा है आदर करे। राइट, किसकी रक्षा करनी है, तो देश की अखंडता, एकता की रक्षा करनी है। ऐसी सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। ठीक, इसको मैंने आपको बता दिया। अगला है, देखिए यहाँ पे लिखा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, अब देखिए एक बात और मैं बताता हूं, संविधान में कहीं पे भी, अब देखिए दो चीजों में आप कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में एक टर्म है सेक्युलर, हिंदी में आपको दो टर्म मिलते हैं, एक है धर्मनिरपेक्ष, एक है पंथ निरपेक्ष। तो अक्सर हिंदी भाषा में ये लड़ाई जारी रहती है हमेशा से कि ये सही में धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। अब देखिए यहाँ पे इन चीजों में हम नहीं फंसेंगे, यहाँ धर्मनिरपेक्ष लिखा, ऑब्लिक में आप ऐसे यहाँ पे पंथ निरपेक्ष भी लिख सकते हैं। ठीक, पंथ निरपेक्ष ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको मैं अभी नहीं, अभी आप इसको सेक्युलर समझें, सेक्युलर। ठीक, अब ये है क्या, देखिए जैसे ये सेक्युलर जो था ये स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, तो यूरोप से स्टार्ट हुआ। क्यों शुरुआत इसकी हुई, तो देखिए जो चर्च थे उस समय, रोमन एम्पायर हुआ करता था, चर्च हुआ करते थे, और चर्च इतने पागल हो गए थे, चर्च वाले मतलब चर्च के जो लोग थे, जो पोप थे, वो इतना पागल हो गया था कि अपनी तरीके से, मनमानी तरीके से धार्मिक चीजों को आधार बना के लोगों को इतना डाइवर्ट कर रखा था कि लोग बहुत परेशान हो गए, धार्मिक रूप से मतांध हो गए। उनका मतलब अंधे तरीके मदांध हो गए, एकदम पागल से हो गए। ये एक बार और भी ऐसा हुआ कि पोप ने ऐसा तक किया है हिस्ट्री में कि इसने एक ईश्वर के नाम पे एक वो भी बंटवाए, अपने प्रपत्र भी बंटवाए, और मैं ईश्वर का एक ऐसा वो हूँ, मतलब यहाँ पे एक प्रतिनिधि के तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, और खूब सारा इसने पैसा भी कमाया। इन सब चीजों से जब यूरोपियन जो कंट्री से, जब यूरोपियन जो एम्पायर था, एम्पायर जब राजा था, वो एकदम पागल हो गया कि अरे ये तो सब पागलपन जारी है। तो एक टर्म निकल के आया सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का वहां पे अर्थ था कि जो सरकार है वो, उसका धार्मिक मामलों से कोई मतलब नहीं होगा। अब मेरी बात आप समझना ध्यान से, नहीं तो आप जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे। ठीक, धार्मिक मामलों से कोई मतलब नहीं। एक धार्मिक संस्था है, वो आपकी चर्च हो सकती है या अन्य कोई संस्थाएं हो सकती हैं, और एक तरफ सरकार है। सरकार धर्म से बिल्कुल अलग है। ठीक, धार्मिक चीजें अपनी चलेंगी, यहाँ पे वहां पे अपनी ये सरकार अपनी चलेगी, कानून व्यवस्था अपनी तरीके से चलेगी। ठीक, लेकिन जब इंडिया में ये चीज आई, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे ईसाइयत बहुत सबसे ज्यादा है, और कोई आपको ऐसे धर्म ज्यादा मिलते नहीं है, लेकिन इंडिया में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी बहुत अलग अलग है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। आपके वैरायटी एक अच्छा टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वैरायटी बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा धार्मिक वैरायटी है यहाँ पे, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग धर्मों के मतावलंबी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे जो छोटे तबके हैं उनको भी संरक्षण मिले, इस आधार से यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की नींव रखी गई। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में और इंडियन सेकुलरिज्म में अंतर यह है कि जहां पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म ये बोलता है आपसे कि देखिए धर्म जो है वो सरकार से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल भी अलग होगा, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं होगा। लेकिन जब यहीं पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब ये हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सरकार का, मेरी बात ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट का, भारत सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो धार्मिक संरक्षण मतलब धार्मिक तौर से उन मतलब सभी तबकों को बराबर सम्मान देगी। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म से पूरा कट ऑफ कर लिया गया,
इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों का आदर करेगी, सभी धर्मों को बराबर बराबर तरीके से एक नजर से देखने का प्रयास करेगी। जबकि वहां पे धर्म बिल्कुल, और स्टेट जो है, राज्य है, जिसको स्टेट बोलेंगे या राज्य बोलेंगे या एक राष्ट्र बोलेंगे या सरकार बोलेंगे, वो बिल्कुल धर्म से अलग है। तो यहाँ के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो धर्म या जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है, ये पॉजिटिव परिभाषा है। जबकि आप वेस्टर्न जब कंट्रीज में आप देखेंगे, जब यूरोपियन कंट्रीज में आप देखते हैं, तो वहां से चर्च से अलगाव की बात की गई है, बिल्कुल अलग तौर से। देखिए, तो ये चीजें हैं यहाँ के धर्मनिरपेक्ष राज्य की में। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य में आप देखेंगे भारत के, जैसे कि आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, उसमें भी कई जगह लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्रदान की जाएगी। ठीक, इसके बाद में जब आर्टिकल 14 में आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में भी लिखा हुआ है, 16 में लिखा हुआ है, और ऐसे करके आर्टिकल आपको 27, 28, 29 और 30 में भी लिखा हुआ है। ये चीजें क्या हैं, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात आ रही है, तो जैसे समानता की बात की गई है, सभी आर्टिकल 29 में लिखा गया है कि अलग अलग जो वर्ग होंगे, अलग अलग जो अल्पसंख्यक होंगे या अन्य कम्युनिटी होगी। देखिए, आर्टिकल 29 के बहुत क्रिटिकल है। संयुक्त जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उसने ऐसा बोला, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। हालांकि वहां पे लिखा गया है, अल्पसंख्यक शब्द लिखा गया है आर्टिकल 19 में, ये लिखा गया कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि का क्या कर सकेंगे, उनको बचाने का प्रयास कर सकेंगे। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि ये सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है कि संविधान में जो लिखा गया है उसकी व्याख्या कौन कर सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करते हुए एक डिसीजन में बोलता है कि आर्टिकल जो 29 है, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये बहुसंख्यकों के लिए भी है। ऐसी आर्टिकल 30 है। तो मतलब कहने का मेरा मोटा मोटा सा आशय ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत में पर्याप्त रूप से दी गई है, सबको दी गई है, और इस तरीके से धर्मनिरपेक्ष एक राज्य बनता है भारत। ठीक, तो याद रखना है एक चीज, आगे कभी मैं इसकी चर्चा करूंगा, अभी छोटा सा है तो इसको उतनी ही बात मैं करूंगा, आगे कभी चर्चा करूंगा जब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में आएगा आगे। ठीक, तो मैं अन्य कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, इन पे सब विशेष तरीके से मैं चर्चा करूंगा। ठीक, आगे आ जाइए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात कुछ ऐसी है कि देखिए, जब भारत की जो संविधान सभा थी, जब वो बना रही थी, संविधान बना रही थी, तो ये इस पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई, क्या वयस्क मताधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो कुछ लोग इस तरफ आ गए कि वयस्क मताधिकार को अभी सस्पेंड करना चाहिए, राइट, अभी एलीट क्लास को ही देना चाहिए। लेकिन जो अन्य लोग थे वो इस बात पे अड़ गए कि वयस्क मताधिकार होना ही चाहिए। अब वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि वयस्क जो भी भारत में जो भी स्थायी निवासी है, जो यहाँ का नागरिक है, वो उसको वोटिंग राइट होंगे, उसको वोटिंग राइट होंगे। और वोटिंग राइट कौन होंगे, वयस्क, जब उसकी एक एज होगी, एज की सीमा से अगर वो ऊपर होगा तो उसको राइट पूरे मिलेंगे, चाहे वो किसी स्थान का निवासी हो, या वो कोई गरीब हो, या वो किसी जेंडर से आता हो, या किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी धार्मिक उससे आता हो, सबको ये राइट मिलेंगे। अब बहुत मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 के बाद में, 1946 से बनना स्टार्ट हो गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें ये महिलाओं को भी ये वयस्क मताधिकार में रखा गया। ठीक, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को वोट देने का राइट ही नहीं दिया गया। शुरुआत, यूएसए का संविधान 87 से लेकर 88-89 के बीच में बना, और इस टाइम पीरियड से लगभग 125 साल से ज्यादा निकल गए। फिर 1920 में इनको ये याद आया कि अब महिलाओं को भी वोटिंग राइट देना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से यूके जो कहता है कि हमने पूरे विश्व को सिखाया है कि लोकतंत्र क्या होता है, ऐसे मतलब इंडिया बोलता है, और वैसे यूके भी बोलता है। ठीक, तो वैसे बेसिक तौर से अगर देखा जाए तो इंडिया ने ही सिखाया है। ठीक, और तो यूके के संविधान में, मतलब ब्रिटेन के संविधान में, यूके के नहीं, ब्रिटेन के संविधान में 1928 को ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मतलब उनके अलिखित संविधान में ये व्यवस्था आई कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स होंगे। ऐसे यूएसएसआर जो रशिया है उसके संविधान में ये बात आई 1936 के आसपास। देखिए 1936 के आसपास, जबकि फ्रांस
हमसे केवल 2 साल पहले, मतलब बहुत पहले से नेपोलियन बोनापार्ट से कहानी शुरू होती है, लुई से, राजा लुई से, समझे, जब पूरे वर्ल्ड के स्ट्रक्चर में फ्रांस का नाम हुआ करता था, एक महाशक्ति हुआ करती थी। ठीक, तो ये 1945 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दे पाया। बहुत बड़ी बात थी कि भारत के संविधान निर्माताओं ने ये महिलाओं को और ये वोटिंग राइट्स दिलाए। ठीक, दिलाए क्या, उनको मिलने ही थे, कोई दिलाया नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है ऐसी व्यवस्था कायम करने में। ठीक, और ये सार आपको ये पता होगा, एक चीज आप और पढ़ते रहते हैं हमेशा कि एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि एक 61वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, तो 1988, ये विधेयक था, संविधान संशोधन विधेयक था 1988 में, लेकिन ये लागू हुआ 1989 में। ठीक, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, जो वोटिंग राइट्स थे वो 21 साल के आसपास के लोगों के थे, लेकिन राजीव गांधी ने इस व्यवस्था को बदला और कहा कि अब 21 साल नहीं, अब ये 18 साल से जो लोग होंगे वो वयस्क मताधिकार के मतलब लाभार्थी होंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कई बार पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जा भी सकता है। ठीक है, अब चलिए मैं आता हूं स्वतंत्र निकाय पे। स्वतंत्र निकाय कौन कौन से हैं? देखिए, स्वतंत्र निकाय वो हैं जिस पे सरकार का बस नहीं है, वो अपनी तरीके से स्वेच्छा से काम करते हैं। स्वेच्छा से काम करने का मतलब ये है उसमें इंटरफेरेंस सरकार का नहीं होगा, ये लोकतंत्र की व्यवस्था को बढ़ाता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, क्या जो भी पूरे विश्व में जो भी प्रणाली चलती हैं, चाहे चलती थी, जैसे राजतंत्र हो गया, जैसे लोकतंत्र हो गया, समझे, जैसे कि आपका ये आपका जो लेफ्टिस्ट वर्ग लोग हैं, इनका जो सिस्टम है एक पार्टी वाला, या उसको लोकतंत्र बोलते हैं बट वो ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है इसमें सबसे बेहतर क्या है? आप कहेंगे लोकतंत्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेनिन, आपको पता है लेनिन का आपने नाम सुना है? मार्क्स के बाद में लेनिन, जिसको एमएल थ्योरी, जैसे इंडिया में आपको एक पार्टी देखने को मिलती है, कौन सी मिलती है, आप उसका नाम बताइए। ठीक, और ऐसी ही पार्टियां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया में आपको देखने को मिली थी। ठीक, जब सोवियत यूनियन का जब पूरे वर्ल्ड पे जब प्रभाव बढ़ रहा था, तो ऐसी पार्टियां भारत में डेवलप हुई, उसमें से बहुत पुरानी पुरानी पार्टियां आज भी एग्जिस्ट करती हैं। आप जब साउथ में जाएंगे तो आपको वो नाम मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है, क्या लोकतंत्र जो जिसकी बात करते हैं, क्या वो सबसे सही व्यवस्था है? लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों द्वारा लोगों पर शासन। दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें सबसे बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और सबसे बेहतर है, लेकिन सबसे टॉप ऑफ द लाइन नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आप देखते हैं, आप गांव में आपका एक चुनाव हुआ, प्रधानी का चुनाव, जिसको गांव का मुखिया बोलते हैं कई जगह, सरपंच का चुनाव आप बोलते हैं कई जगह, कई स्टेट में ऐसा बोला जाता है। तो वहां पे अगर गांव के प्रधान का चुनाव हुआ, गांव के प्रमुख का चुनाव हुआ, 5 साल के लिए चुना गया, तीसरे स्तर की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। ठीक, 73वें संविधान संशोधन के बाद में उसमें आप देखते हैं कि 4 साल 2 साल नहीं बीत पाते, गांव वाले जिस व्यक्ति को चुनते हैं बाद में उसी को गाली देने लगते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस देश में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हम एक बेहतर व्यक्ति नहीं चुन सकते हैं, और वो उस व्यक्ति को भी बाद में गाली हम देने लगते हैं। कहने का मेरा आशय ये है कि लोकतंत्र की अपनी एक सीमाएं हैं। अगर 10 में से 8 लोग मूर्ख प्रवृत्ति के हैं, तो वहां पे मूर्ख ही एक राजा बनेगा, मूर्ख ही एक शासक बनेगा। और ये किसी भी सरकार पे कटाक्ष नहीं है, ये एक व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष है। मतलब ये भी नहीं है कि व्यवस्था खराब है, मतलब ये है कि अन्य सारी व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अच्छी है। लेकिन जब इसका आप आकलन करें, इसके बारे में सोचें, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा सुकरात का या सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस एथेंस में मतलब पला बढ़ा, और वहां के उसने युद्ध भी लड़ा, बहुत मूर्तिकार भी बचपन में रहा, आगे बहुत बड़ा फिलोसफर कहा जाता है। वेस्टर्न फिलोसफी अगर कहीं से शुरुआत होती है तो सोक्रेटिस से होती है, सुकरात से होती है। ओके, अब मुझे आप एक बात बताएं, वो सोक्रेटिस जो उस व्यवस्था में रहा, और ऐसा उसके ऊपर बाद में आरोप लगाया गया कि उसने लोगों को बरगलाया और लोगों को गलत दिशा में ले जाने का काम किया, और वो दुश्मन लोगों से मिला हुआ था, ऐसे 3-4 आरोप उसके ऊपर लगाए और उसको मृत्युदंड की सजा दी गई।
अब मृत्युदंड की सजा में देखिए चीज क्या थी, जब ज्यूरी में जब वोट पड़े मृत्युदंड की सजा के लिए, तो आपको पता है, आपको शायद पता हो, ये कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मतलब सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अरस्तु सॉरी जो प्लूटो था, प्लूटो ने कुछ चीजें लिखी हैं, जबकि एक भी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं है जो कभी सोक्रेटिस ने लिखी हो, ठीक, या सुकरात ने लिखी हो, ठीक। तो ऐसी व्यवस्थाएं बाद में कहानियों के रूप में सुनने को मिलती हैं। उसमें ये बोला जाता है कि 280 मतों के अगेंस्ट 221 मत ऐसे थे जो सोक्रेटिस के पक्ष में पड़े, जबकि 280 मत ऐसे थे जो सोक्रेटिस के अगेंस्ट में पड़े। मतलब मेरा कहने का ये है, ये जो 61 लोग हैं, इन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि सोक्रेटिस मरेगा, ठीक। अब मान लीजिए इसमें से 31 सोक्रेटिस की तरफ अगर हो जाते तो सोक्रेटिस आज जिंदा होता, ठीक। कहने का मतलब ये है 10 लाख, अब मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं, 10 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें एक चुनाव हुआ 2 लोगों के बीच में, एक व्यक्ति को 5 लाख 1 मत मिले, ठीक, एक व्यक्ति को 5 लाख मत मिले। अब पूरा चुनाव जीत के ले गया कौन? 5 लाख 1 मत वाला। बाकी ये जो 5 लाख अन्य जो जिसने दूसरी पार्टी को वोट दिया, क्या ये बेवकूफ थे? इनकी कोई आवाज नहीं है? ये तो वोटिंग का सिस्टम हो गया, ये लोकतंत्र की बात नहीं है। कहने का मेरा आशय ये है, जहां पे भीड़ बेवकूफ अगर हो, ठीक, नागरिक वहां के सभ्य नहीं है, वहां के कानून का आदर नहीं करते, वहां के संविधान का आदर नहीं करते, वहां की व्यवस्थाओं का आदर नहीं करते, वहां पे वही मूर्ख लोग शासन करेंगे, ठीक। मेरे कहने का आशय ये है। तो इसको बहुत मजाक में मतलब इस पे बहुत मजाक उड़ाया लेनिन ने। उसका एक कथन है कि जहां बेवकूफ लोग हों वहां हमेशा बेवकूफ ही शासन करेगा। लोकतंत्र की ये दुखद स्थिति है, ठीक। तो मैं इतने ये बताने की कोशिश कर रहा था। तो स्वतंत्र निकाय के बारे में मैं आ जाता हूं। स्वतंत्र निकाय का अर्थ ये है कि ऐसी बॉडीज होंगी इंडिया में, जो बॉडीज सरकार के अंदर नहीं होंगी, वो स्वेच्छा से काम कर सकेंगी। स्वेच्छा से काम करने का मतलब कि बिना किसी दखलंदाजी के, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना किसी सरकार के प्रेशर के, ठीक। वो कौन कौन सी संस्थाएं होनी चाहिए? जैसे कि चुनाव आयोग हो गया, ठीक। अब चुनाव आयोग अगर किसी सरकार के पक्ष में होगा या उसके दबाव में होगा, तो वो उसके लिए काम करेगा, तो सही चुनाव नहीं करा पाएगा। इसलिए देश में सही व्यवस्था लागू रहे, इसलिए ऐसी बॉडीज के निर्माण किया गया। जैसे आप यूपीएससी है, यूपीएससी भी ऐसी संस्थाओं में आती है। जैसे कि आपकी सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत क्या, जितनी भी देश में अदालतें हैं वो भी इन्हीं व्यवस्थाओं में आती हैं, ठीक, स्वतंत्र निकाय में। और भी बॉडीज हैं, ठीक। जैसे कि आप मान लीजिए आपने उसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो बात है, वो भी इसी में आता है। तो देश में ऐसी बॉडीज की स्थापना इसलिए की गई। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आपका यूपीपीएससी भी हो या बीपीएससी हो, एमपीपीएससी भी हो, आरएएस हो, ये सब भी इसी के अंडर आते हैं। तो ऐसे निकाय जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, इसमें सरकारी दखल ना हो, इसलिए और व्यवस्था ठीक चल सके, ऐसे स्वतंत्र निकायों की इसमें बात की गई। आपातकालीन प्रावधान देखिए क्या है। आपातकालीन प्रावधान का मतलब है देश जब किसी आपातकालीन स्थिति में हो, तो देश को एक यूनाइट किया जा सके, सेंटर को पावर मैक्सिमम दी जा सके, जिसमें देश की सुरक्षा में खतरा ना उत्पन्न हो, ठीक। अब वो आपातकालीन प्रावधान आप 3 तरीके के पढ़ते हैं, ठीक, माफ करें। एक जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल आप पढ़ते हैं, फिर आप राज्यों में आपातकाल पढ़ते हैं या राष्ट्रपति शासन के रूप में जिसको जाना जाता है, फिर आप पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल। ये आर्टिकल आपको कहाँ गया, मेरा पेन नहीं मिलता है, एक तो भूल जाता हूं मैं। एक तो देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये इसको 352 में आपको मिलता है। इसके बाद में राज्यों में जो आपातकाल की बात की जाती है, जिसको राष्ट्रपति शासन के रूप में आप जानते हैं, ये आपको 2 जगह देखने को मिलेगा। जब स्टेट में मान लीजिए कोई राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो 2 रीजन से लगाया जाता है। एक तो 356 आर्टिकल के अंडर, एक 365। अब 356 के मतलब वहां पे कोई सरकार संवैधानिक तंत्र जो है उसकी असफलता हो गई, मतलब त्रिकोणीय स्थिति आ गई, कोई भी पार्टी नहीं अपना बहुमत सिद्ध कर पाई, इसलिए यहाँ पे एक राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर सेंट्रल की कोई बात है, कोई गाइडलाइंस है, उसको बार बार अगर कोई मना कर रहा है कोई स्टेट, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन सेंट्रल के पास में 365 के अंदर ये पावर होती है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। फिर एक आता है वित्तीय आपातकाल। 360 के अंदर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है देश के अंदर,
तो फिर वित्तीय आपातकाल लग जाता है। देश में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, लेकिन 352 के अंदर आपातकाल देश में लगाए गए। आप गूगल पर सर्च करें, पता करें, बुक में पढ़ें, ये पता करें कि कितनी बार ऐसे आपातकाल लगे हैं। ठीक, एक चीज। सेकंड चीज, आपातकाल का देश की व्यवस्था के ऊपर क्या असर होता है, इसकी मैं बात करता हूं। तो देखिए, जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी जब लगाई जाती है, तो स्टेट की जो पावर्स होती हैं वो छिन जाती हैं। ठीक, स्टेट की पावर्स छिन जाती हैं, और जो सरकार का जो स्ट्रक्चर है, जो सरकार की व्यवस्था है, वो एक यूनिफाइड व्यवस्था के तरीके से काम करती है, एकात्मक व्यवस्था के तरीके से काम करती है, जिसमें सेंटर को सबसे ज्यादा और मतलब मैक्सिमम सभी पावर सेंटर के पास में चली जाती हैं। लेकिन विधानसभाएं भंग नहीं की जाती हैं स्टेट्स की, लेकिन उनकी पावर कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई कानून नया बनाना है उस टाइम पीरियड के अंदर, स्टेट लिस्ट में वो आता है, राज्यों को ऐसी पावर है कि वो स्टेट लिस्ट, अब देखिए 3 लिस्ट होती हैं, 3 लिस्ट लिखित हैं, एक और लिस्ट होती है जो कहीं लिखी नहीं गई। तो इसमें मान लीजिए, उसमें एक राज्य की लिस्ट है, एक केंद्र की लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट पे अपनी राज्य जो है वो अपने कानून बनाती हैं, जबकि सेंट्रल लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपकी संसद कानून बनाएगी। मान लीजिए, अगर आपातकाल लगा हुआ है और उस टाइम पीरियड पे जो स्टेट की लिस्ट है जिसपे राज्यों को कानून बनाना है, लेकिन हुआ ऐसा कि अब सेंटर के पास में ज्यादा पावर आ गई, इसलिए सेंटर उस लिस्ट पे भी अपना कानून बना सकती है जब तक वो आपातकाल लगेगा, और उसके बाद में 6 महीने के बाद तक वो लागू रहता है। इन सब की चर्चा मैं बाद में करूंगा, जब आपातकाल के, जब इमरजेंसी का पूरा चैप्टर आपके बुक में दिया गया है, आपके सिलेबस में, इसकी चर्चा मैं बाद में कर दूंगा। कहने का आशय ये है कि उस समय देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बचाने के लिए अगर कोई आपातकाल लगाया जाता है, तो वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भयंकर पावर मिल जाती है। राइट, ठीक। और क्या है, फिर आगे की बात की गई है त्रिस्तरीय सरकार की। एक ये त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई है, मतलब क्या हुआ, 3 तरीके की सरकार है। एक सेंटर में जो सरकार काम कर रही है वो, दूसरी स्टेट में सरकार काम कर रही है, और तीसरी सरकारें कौन है, जो लोकल बॉडीज की सरकारें होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, ठीक, जैसे म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए। इसी क्रम में आप पढ़ते हैं हमेशा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक, 1992 और 1993, ठीक, ये टाइम पीरियड आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। उसमें हुआ ये कि तीसरे स्तर की सरकारें, जो अब तक कानूनी संवैधानिक मान्यता जिनको नहीं थी, आप पढ़ते हैं कि 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायतों, मतलब पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से, और 74वें संविधान संशोधन से जो शहरों में नगर पालिकाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता मिली। तीसरी सरकार वो बनी, लोकल बॉडीज को, मतलब लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था और बढ़ी। ठीक, इसके लिए तीसरे दर्जे की ये सरकार है। ठीक, इसके बाद सहकारी समितियों की देखिए बात की गई यहाँ पे। सहकारी समितियां क्या है, सहकारी समितियां मतलब कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स क्या होती है, लोगों के एक ग्रुप से ये कॉपरेटिव्स जो है वो बनी। अब इसके लिए देखिए है क्या व्यवस्था कि ये जो सहकारी समितियां कैसे बनी, तो 97वां संविधान संशोधन आया 97, 2011 में ये अमेंडमेंट किया गया। इससे पहले भी कोऑपरेटिव्स थी, सहकारी समितियां थी, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। जैसे कि अभी हाल ही में जो ओबीसी कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिला, तो अभी हाल ही में दिया गया। ठीक, इससे पहले और भी हाल ही में कई दर्जे ऐसे दिए जाते हैं, और ऐसे कोई कमीशन बना है और वो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, अगर कोई कार्यकारी सरकारी आदेश से बना हुआ है या किसी विधेयक से बना हुआ है, तो वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया तो फिर वो बन गया जाके क्या, तो वो बन गया जाके प्रॉपर एक तरीके से संवैधानिक दर्जा उसको मिल गया। ऐसे ही 2011 में ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इससे क्या हुआ, सहकारी जो समितियां थी, जो कोऑपरेटिव्स थी, उनको काम करने का मौका मिला। अब देखिए, ये कुछ कुछ मोटी मोटी चीजें थी, मैंने इसमें बहुत विस्तार से चीजें इसलिए नहीं बताई कि बेसिक चीजें अगर आप समझ लें, इनकी चर्चा एकदम से करना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। क्योंकि मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पे मौलिक कर्तव्य यहाँ पे लिखा हुआ, अगर मैं इसको आपको बहुत कायदे से मैं आपको समझाने लगूं, एक एक आर्टिकल पूरे 10 के 10 में अगर आपको पढ़ के बताने लगूं, एक तो वक्त जाया होगा, दूसरी चीज है एक पढ़ने की व्यवस्था है, एक तरीका है। अभी मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर की अगले वीडियो में बात करूंगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करूंगा। स्ट्रक्चर से पहले मैं 10 मिनट आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से स्रोत थे जहां से क्वेश्चन निकल के आता, सोर्सेस क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के।
ठीक है, तो इतनी चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर मैंने मोटी मोटी चीजें, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य अगर, तो इसकी मैंने आपसे चर्चा की जी। वयस्क मताधिकार है, इसकी मैंने विस्तार से चर्चा कर दी। और स्वतंत्र निकाय है, इनकी मोटी मोटी चर्चा कर दी। आपातकालीन प्रावधान को मैंने ठीक से नहीं बताया, लेकिन जितनी जरूरी थी समझने के लिए उतनी चीजें मैंने बताई। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आ जाइए, इन सब चीजों को मैं कल ठीक से बता चुका हूं, तो एक आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया है अब कि संविधान क्या है। और यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्चुअल टाइप के निकल के आते हैं। जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो मैंने सब आपको बता दी हैं, लेकिन इनकी सारी चर्चाएं होंगी आगे विस्तार से। बने रहिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटी ठीक से अगर पढ़नी है तो हम लोग ऐसी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। और आपको देखिए चैनल पे आपको दो लिंक आपको मिलेंगे जाके। एक तो देखिए वो लिंक है जो यूपी पीसीएस 2024 के लिए हम लोग चला रहे हैं, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा एक लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मिलेगा। अगर आपको कोई भी शंका समाधान है या कोई भी चीज हम लोगों को आपको प्रोवाइड करनी है, तो हम लोग सब सारी चीजें उसी पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अभी प्रॉपर आया नहीं है वो काम में, लेकिन स्ट्रेंथ उसमें ठीक ठाक अगर हो जाएगी, अगर क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स हो ही रही है, तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से चालू कर दूंगा। आज से उसका शुभारंभ कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।